नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे आज के करंट अफेयर की क्लास में। इसमें आज के भी करंट अफेयर है, कल के भी है, यानी 29 और 30 मई दोनों के करंट अफेयर की क्लास है। कल मैं कहीं से ट्रैवल कर रहा था शाम को, तो इसलिए पूरे दिन ही ट्रैवल था तो वीडियो बना नहीं पाया। काफ़ी बच्चों के कमेंट भी आए कि सर आज की क्लास नहीं मिल रही, आज की क्लास नहीं मिल रही। तो हो सकता है कभी कभी थोड़ा बहुत लेट हो जाऊँ, लेकिन क्लास में ज़रूर कवर करूँगा। तो आज हम फ्राइडे और सैटरडे दोनों का करंट अफेयर है वो पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं वही अमेरिका ईरान विवाद से। ज़्यादा कुछ इसमें समझने वाला है नहीं। अमेरिका ने ईरान पर फिर हमला किया। ईरान ने जो अमेरिका का बेस है कुवैत में, वहाँ पर फिर मिसाइल से हमला किया। बात करते हैं, दो चीज़ें हैं कि एक कुवैत की लोकेशन और दूसरा है अब्राहम अकॉर्ड। अब्राहम अकॉर्ड के बारे में हम पहले भी देख चुके हैं, अब भी थोड़ा सा नज़र डाल लेंगे क्योंकि ये लगातार चर्चा में है तो परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। ईरान की अगर हम बात करें कुवैत, तो कुवैत में यहाँ पर ये छोटा सा एक देश है कुवैत, ईरान से बॉर्डर लगता हुआ, तो यही है इसकी लोकेशन। और अब्राहम अकॉर्ड, अब्राहम अकॉर्ड क्या है कि ये ट्रंप के द्वारा शुरू किया गया एक तरह का अभियान है, जो इजराइल का जो अरब देश है, जो जितने मुस्लिम देश हैं उनके साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने, व्यापारिक संबंध स्थापित करने की ओर अग्रसर करता है। सितंबर 2020 में ट्रंप के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अब्राहम अकॉर्ड क्यों नाम दिया गया? क्योंकि जो यहूदी हो गए, ईसाई हो गए और मुस्लिम हो गए, इनका जन्म है वो एक ही जड़ है इनकी जन्म की, जिसको अब्राहिम बोला जाता है, और इनको सामी धर्म बोलते हैं। जो पैगंबर थे इब्राहिम, उन्हीं के द्वारा इनका जो शुरुआत है वो मानी जाती है। तो अब्राहम अकॉर्ड में शुरुआत में कौन मिले थे? यूएई और बहरीन ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे कि हम इजराइल को एक स्वतंत्र राष्ट्र मानते हैं और इसके साथ राजनयिक संबंध है वो स्थापित करेंगे। बाद में मोरक्को और दक्षिणी सूडान है वो भी इसमें शामिल हो गए, लेकिन कुछ देश हैं जो अभी भी इससे दूर हैं, सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान। पाकिस्तान तो बिल्कुल इस पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहता है। उसने बता दिया है कि ये हमारी मूल विचारधारा के खिलाफ है, क्योंकि सारे अरब कंट्रीज है वो इजराइल के समर्थन में नहीं है, क्योंकि वो वहां पर एक फिलिस्तीन स्वतंत्र राष्ट्र की मांग करते हैं। इसमें राजनयिक और आर्थिक और व्यापारिक समझौते इनके बीच स्थापित करने की ट्रंप की, तो कह सकते हैं कि क्या करें, समझौते की मुख्य रीढ़ थी। फिर इसी से I2U2 एक संगठन बनता है जिसमें अपना इंडिया है। I2U2, I2 यानी IIUU, I से इंडिया, फिर ये से इजराइल, यू से यूएई और यू से यूएसए। तो इसको मिडिल ईस्ट का क्वाड भी बोला जाता है। वैसे क्वाड कौन सा है? वैसे क्वाड है भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। मिडिल ईस्ट का क्वाड I2U2, इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए। फिर एक एडिटोरियल आया है जिसमें पर्यटन में एआई मूल्य और मानवीय मूल्यों का संतुलन। मुख्य बात इन्हीं पर जोर दिया गया है कि पर्यटन में एआई ऑटोमेशन है वो भी आज के टाइम में ज़रूरी है, कि जो भी कहीं पर घूमने का प्लान बनाते हैं तो उनके जो पहले की आइटिनरी है उसके हिसाब से उनको जगह ऑटोमेशन से प्रोवाइड करवाई जाए। होटल वगैरह है उनका अच्छे से ब्यौरा हो ऑनलाइन रूप से, और उनकी जो यात्रा है पूरी उसको अच्छे से एआई है वो बना कर दे दे। लेकिन वहाँ पर गाइड का महत्व है वो अपनी जगह पर बना रहना चाहिए, क्योंकि हम कहीं भी घूमने जाते हैं तो आपने देखा होगा, राजस्थान में हम घूमने जाते हैं किलो वगैरह में, तो वहाँ अगर हम ऐसे ही घूमते हैं तो ठीक है वो चीज़ें देख ली, लेकिन उनके बारे में हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता है। हालांकि वहाँ पर कुछ पोस्टर वगैरह लगे होते हैं, उनके बारे में चीज़ें लिखी होती है, लेकिन वो पूरा हम पढ़ नहीं पाते हैं। इसकी अपेक्षा अगर हम कोई गाइड करते हैं 200-300 रुपये 400 रुपये में, तो वो हमें उस पूरे किले के बारे में जो बातें बताता है वो हमें अच्छी तरह से समझ में आती है। बीच बीच में वो कुछ ऐसी बातें बनाता है जिससे हमें गर्व का महसूस भी होता है। तो ये सब चीज़ें कि गाइड का महत्व है वो बना रहना चाहिए। फिर गाइड क्या होता है? एक व्यक्ति होता है, एआई नहीं होता, तो उसमें रोजगार की भी वृद्धि होती है। तो ठीक है, आप पर्यटन में एआई का विस्तार कीजिए, लेकिन गाइडों की भूमिका है वो उसको मद्देनजर रखते हुए सब चीज़ों में एआई को नहीं घुसाना है, यही इसका मुद्दा है। फिर ये एडिटोरियल आया है कि कमजोर मुद्रा होने के बावजूद मजबूत बनी हुई है अर्थव्यवस्था, कि भारत का रुपया है वो इन दिनों में धीरे धीरे है डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होता जा रहा है, लेकिन कल थोड़ा सा इसने बढ़त की थी
98 के करीब चला गया था, लेकिन अब वो 95.05 पे आ गए वापस। तो किसी भी देश की मुद्रा है वो डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो जाना ये नहीं है कि वो अर्थव्यवस्था अब बिल्कुल खतरे में है या उसकी कोई भी विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि $1 के बराबर 158 जापानी येन है, जबकि जापान की अर्थव्यवस्था हमारे भारत से बहुत अच्छी है, वहाँ पर प्रति व्यक्ति आय है वो भी भारत से ज़्यादा है। तो ये पूरी तरह से इसका निर्धारक तत्व नहीं है, हालांकि फ़र्क पड़ता है आयात निर्यात के अंदर, लेकिन पूरी तरह से अर्थव्यवस्था का निर्धारण इसके द्वारा नहीं किया जा सकता। हम जानते हैं कि रुपया कमज़ोर होने के क्या लाभ हमें मिलते हैं और क्या नुकसान होते हैं, क्योंकि अपने दिमाग में सबसे पहले तो यही आता है कि रुपया कमज़ोर हो रहा है मतलब नुकसान ही नुकसान हो रहा है, कोई लाभ नहीं हो रहा, लेकिन इसके कुछ एडवांटेज भी मिलते हैं। जैसे हमारा निर्यात है वो बढ़ जाता है, क्योंकि हमारा निर्यात है वो वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी हो जाता है। कि मान लीजिए आज हम कोई एक, जैसे ये पेन हो गया, ये $1 का पेन है, भारतीय कंपनी बना रही है, $1 में बेच रही है, $1 बराबर है 60 रुपये आज। तो ये 60 रुपये का पेन उनको $1 में आज मिल रहा है। कल को क्या हो गया, भारतीय रुपया हो गया कमज़ोर, $1 बराबर 80 रुपये। अब इस पेन की भारत में कीमत कितनी हो गई, 80 रुपये हो गई, लेकिन वैश्विक बाजार है उसमें इसकी कीमत कितनी है, $1 ही है। तो अब ये 80 रुपये का पेन उनको कितने में मिल रहा है, $1 में मिल रहा है। इसका मतलब पहले 60 रुपये वाली चीज़ मिल रही थी और अब 80 रुपये वाली चीज़ मिल रही है, तो ये क्या हो गया, प्रतिस्पर्धी हो गया, यानी ये सस्ता पड़ने लग गया अब उनको। तो वो निर्यात है वो बढ़ जाता है। फिर निर्यात के बदले जो डॉलर मिलता है, उनके बदले जो कंपनी निर्यात कर रही होती है उनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर पाती है। विदेशी पर्यटन है उसको बढ़ावा मिल जाता है, क्योंकि पहले तो $1 के बदले मिल रहे थे आपको 60 रुपये, 60 रुपये का खर्चा करना पड़ रहा था। अभी $1 के बदले आपको कितने मिल रहे हैं, 80 रुपये, 20 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिले, उस 20 रुपये में आप यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा खर्चा कर सकते हो। तो विदेशी पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है, विदेशी निवेश को भी बढ़ावा मिलता है, क्योंकि यहाँ पर संस्थागत निवेशक वगैरह हैं, उनको क्या होगा, चीज़ें कम रेट में मिल रही है अपेक्षाकृत, क्योंकि $1 के बदले रुपये क्या है अभी ज़्यादा है, तो उनको फायदा होता है। IT और फार्मा सेक्टर अपना पूरा वैश्विक बाजार पर निर्धारित है, विदेशों में अपना पूरा IT सेक्टर चल रहा है, तो वहाँ से जो डॉलर आते हैं तो उनको ज़्यादा रुपए मिलते हैं और कंपनियों को ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। हानि क्या है, आयात महंगा हो जाता है, खास तौर से जो कच्चे तेल का आयात हम करते हैं, क्योंकि हमें उसका भुगतान डॉलर में ही करना है। डॉलर के मुकाबले हमें फिर क्या करने पड़ रहे हैं, रुपए ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। घरेलू महंगाई बढ़ जाती है, इसी के कारण विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ जाता है। अब डॉलर और रुपया है, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि इनका मूल्य कैसे निर्धारित होता है, कि हमारे इंडिया के पास ये कितनी मात्रा में उपलब्ध है। जब कोई चीज़ ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होती है तो उसका मूल्य कम होता है, जब कोई चीज़ कम मात्रा में उपलब्ध होती है तो उसका मूल्य ज़्यादा होता है। अभी फिलहाल क्या है कि डॉलर हमारे पास कम है, क्योंकि हमारा आयात बढ़ गया है, तो डॉलर हमारे देश से बाहर जा रहे हैं। तो डॉलर कम होगा तो रुपया ज़्यादा है, रुपया ज़्यादा है तो उसका मूल्य गिर रहा है। इसीलिए क्या करता है भारत कि कई बार डॉलर है उसका बाजार में, वैश्विक बाजार में उसका विक्रय करता है, तो उससे भंडार पर दबाव पड़ता है। फिर विदेशों में पढ़ाई करना या घूमना क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है, क्योंकि हमारे भारत के रुपए ज़्यादा देंगे तब हमें $1 मिलेगा। और इलेक्ट्रॉनिक्स है जिसका हम आयात करते हैं वो भी महंगे हो जाते हैं, $1 बराबर 158 जापानी है। फिर ये चेस के हैं, भारत के प्रज्ञनंदा है, उन्होंने कार्लसन जो जाने माने खिलाड़ी हैं उनको मात दे दी है। तो इसमें हमसे यही पूछा जा सकता है कि ये खिलाड़ी है वो किस खेल से संबंधित है, तो चारों नाम लिख लिए हैं, ये 2 भारत के हैं, आर प्रज्ञानंदा और डी गुकेश। डी गुकेश की परफॉर्मेंस अभी लो चल रही है। ये 2 विदेशी खिलाड़ी हैं, मैग्नस कार्लसन और अलीरेजा फिरोजा। फिर ये है करंट अफेयर्स। BESS वाला हमने पढ़ लिया था, अडानी ग्रीन एनर्जी द्वारा गुजरात में लगाया जा रहा है। इसके बाद में है एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में हमारे 2 भारतीयों ने गोल्ड मेडल जीता है, कुमार मोहित और चंद्र मोहन ने। कुमार मोहित ने 65 kg में और चंद्र मोहन ने 79 kg में। ये हो रही है वियतनाम के दा नांग शहर में एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप। भारत में पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जाएगी, कहाँ पर चली जाएगी, जींद सोनीपत रूट पर हरियाणा में। 75 किलोमीटर की इसकी रफ्तार होगी, 10 बोगी होगी इसके अंदर। फिर भारत और चीन के मध्य जो लिपुलेख सीमा व्यापार है वो दोबारा चालू हो गया है, गलवान के टाइम से ये बंद था। ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से तिब्बत की जो तकलाकोट मंडी है वहाँ पर व्यापारियों का आवागमन है वो सुगम बनाता है, इसके लिए आपको वीज़ा की जरूरत नहीं है,
केवल ट्रेड पास, व्यापारिक पास के आधार पर आप आपस में आवागमन कर सकते हो। फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, उन्होंने सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज सम्मान प्रदान किया है। भारत की पहली भूतापीय परियोजना है वो लद्दाख की पूगा घाटी में चलाई जाएगी ONGC कंपनी के द्वारा, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। कहाँ पर? लद्दाख की पूगा घाटी में। भूतापीय ऊर्जा क्या होती है? भू यानी पृथ्वी, तापीय यानी ताप से जो ऊर्जा मिलती है। जैसे जैसे हम पृथ्वी की गहराई में जाते हैं पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, काफी नीचे जाने पर क्या होता है कि तापमान इतना बढ़ जाता है कि जो भूमिगत जल होता है जब उन गर्म चट्टानों के संपर्क में आता है तो उसकी क्या बनती है? भाप बनती है और वो बहुत तेजी से बाहर निकलती है। तो इसके लिए विशेष प्रकार के कुएं बनाए जाते हैं। फिर उस गर्म जो भाप है उसको टरबाइन के ऊपर चलाया जाता है और टरबाइन से फिर बिजली का निर्माण किया जाता है। और ये 24/7 चलने वाली है, नवीकरणीय ऊर्जा है, ठीक है, हरित ऊर्जा है। और अगर ये अच्छी तरह से चल जाती है तो पूरे लद्दाख क्षेत्र में, जहाँ पर क्या है नीचे वाले क्षेत्रों से तो बिजली लेके जाना उधर बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं चाहिए और जो संयंत्र है वो भी नहीं लगा पा रहे हैं। तो ये परियोजना अगर सफल हो जाती है तो पूरा लद्दाख क्षेत्र है वहाँ पर बिजली की आपूर्ति है वो अच्छी तरह से रहेगी। फिर ये एक वर्ड ऑफ द डे है कार्बन बॉर्डर टैक्स। कार्बन बॉर्डर टैक्स यानी कार्बन है वो बॉर्डर क्रॉस करेगा तो उस पर टैक्स लगेगा। कौन लगा रहा है? यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन संघ है उसके देश लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? इनका मानना है कि जो उत्पाद हमें कोई दूसरा देश निर्यात कर रहा है, अगर उसके उत्पादन में पर्यावरण प्रदूषण ज़्यादा हुआ है, कार्बन का उत्सर्जन ज़्यादा हुआ है तो हम उस पर टैक्स लगाएंगे ताकि हम पर्यावरण प्रदूषण को कम कर सकें। लेकिन ये इनकी एक जो खुली व्यापार नीति है उसके विपरीत है, क्योंकि विकासशील देश हैं उनमें उद्योगों की तकनीक है वो इतनी ज़्यादा है नहीं, तो उनके जो उत्पाद हैं उनके उत्पादन में जाहिर सी बात है कि प्रदूषण है वो ज़्यादा होगा। तो उनके आयात को, अपने आयात को कम करने के लिए ये नीतियाँ अपनाई जा रही है जो अपनी भूमंडलीकरण है उसके खिलाफ है। तो यहाँ पर जो विकासशील देश है उन पर बुरा असर पड़ सकता है। फिर जो IMD है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है, उसने ये अनुमान जारी किया है कि इस बार जो सामान्य बारिश होती है उससे 10% कम मानसून ही वर्षा होने के आसार हैं। दूसरा, एल नीनो का इसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव है। एल नीनो को हम थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं इस मैप के जरिए। एल नीनो क्या है? दक्षिणी अमेरिका में एक देश है पेरू, इसके तट पर एक गर्म जलधारा बनती है और उस गर्म जलधारा से शुरुआत में क्या हुआ था, जब ये हुई थी तो मछलियां मर गई थी। ईसा मसीह के दिन 25 दिसंबर को हुआ था ये शायद। तो फिर इसको छोटा यीशु भी बोला जाता है, चाइल्ड यीशु भी। तो इसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ता है? भारत तो यहाँ है, भारत में अभी कौन सा मानसून आएगा? अरब सागर का मानसून आएगा। अरब सागर का मानसून का कंसेप्ट क्या है कि ये जगह होती है गर्म, भारत की ये जगह गर्म है, यहाँ पर ठंडा पानी है, वहाँ से जल धाराएं उठती है, तापमान कम है, तो फिर ऐसे इसकी धाराएं बहती हैं। अगर एल नीनो नहीं है तो फिर व्यापारिक पवनें चलती है पूर्व से पश्चिम की ओर। व्यापारिक पवनें ये भी क्या है, अपने अंदर नमी लिए होती है। तो जब ये पवनें चल के आती है, क्योंकि यहाँ पर ठंडी जलधारा है, यहाँ भी ऑस्ट्रेलिया के पास ठंडी जलधारा है, तो ये अरब सागर मानसून को क्या करती है? मजबूत करती है। एल नीनो में क्या आता है? इसके विपरीत हो जाता है, प्रशांत महासागर का ये जो तापमान है ये बढ़ जाता है। अब तापमान बढ़ने से क्या होगा? जहाँ पर तापमान कम है वहाँ की जलधाराएं गर्म तापमान की ओर जाएगी, तो इसमें वापस पवनें इधर चली जाती है। दूसरा, इसके आसपास भी क्या हो जाता है? तापमान बढ़ जाता है ऑस्ट्रेलिया के आसपास, तो अरब सागर की जो पवनें हैं वो भी क्या है, भारत की तरफ से पूरी ना जा करके थोड़ा सा इधर की ओर विस्थापित होने लगती है, जिससे हमारा अरब सागरीय मानसून है वो कमज़ोर पड़ता है। तो इसी के मद्देनज़र अभी बारिश है वो कमज़ोर होने की आशंका दिखाई जा रही है। ला नीना में इसकी विपरीत होता है, ये पूरा जल समुद्र है वो ठंडा हो जाता है, जिससे बहुत मजबूत हमारा अरब सागर मानसून होता है। इसके उलट क्या होता है? भारत में और ऑस्ट्रेलिया में सूखा पड़ेगा, जबकि ज़्यादा समुद्री धाराएं कहाँ आ गई? यहाँ आ गई। तो यहाँ जो दक्षिणी अफ्रीका का ये पश्चिमी तट है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश होती है, और जिसके कारण यहाँ भी नुकसान होता है और यहाँ पर भी नुकसान होता है। तो एल नीनो सभी के लिए नुकसानदायक। बाकी आप ये मेरी जो इंडियन ज्योग्राफी की शायद मैंने क्लास नहीं ली है,
वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा अगर क्लास लेने का टाइम मेरे को मिला तो। फिर ये आज के अपने क्या है करंट अफेयर्स हैं। सिक्किम है वो पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है, उसको पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा दे दिया है। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बन गए हैं वाइस एडमिरल अजय कोचा। दूसरा है एक वर्ड ऑफ द डे, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का मतलब है कि कोई भी अगर व्यक्ति बीमार हो जाता है, चिकित्सा करवाता है, तो वहाँ पर उसने जो सरकारी सुविधाएं मौजूद है प्लस में उसका जो हेल्थ इंश्योरेंस है, उसके अलावा जो शुल्क वो अपनी जेब से देता है उसको आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है बोला जाता है। तो ये मेडिकल सर्वे के हिसाब से पहले 66% था, जो घटकर अब शायद 49% हो गया है, कम हुआ है। यानी हेल्थ इंश्योरेंस और सरकारी योजनाओं का फायदा अब ज़्यादातर लोग उठा रहे हैं। बात कर लेते हैं तीनों सेनाओं के प्रमुख की। आर्मी के हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नेवी के एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल AP सिंह, अमनप्रीत सिंह। TDS है जनरल अनिल चौहान। बाकी ये सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने 5 न्यायाधीशों की जो सिफारिश है वो सरकार को की है कि इनको जज बनाया जाए। अब उसमें से राष्ट्रपति वो इनकी नियुक्ति करेंगे, जब करेंगे तब हम जान लेंगे कि किन किन को नया जज नियुक्त किया गया। फिर ये एक नॉलेज टेस्ट, छोटा सा करंट अफेयर नहीं है, जीके ही है। देश की सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है, जो जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में स्थित है? तो ये है वुलर झील। और है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन है? ये है गीता गोपीनाथ। ठीक है, ये याद रखें। फिर ये एक करंट अफेयर है कि मनरेगा के 1 लाख पेंडिंग काम VBG राम जी में ट्रांसफर होंगे। मनरेगा को बंद करके नई योजना उसी के प्रकार की कौन चलाएगी? VBG राम जी। तो उसमें जो पेंडिंग काम थे, यानी इस मनरेगा योजना के अंतर्गत गाँव में आसपास क्या होता था, कोई भी काम है जैसे स्कूलों के आसपास की सफाई हो गई या जो भी जोड़ खुदाई हो गई, वो पेंडिंग काम है वो इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे और उनकी शुरुआत की जाएगी। VBG राम जी की फुल फॉर्म है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। इसके अंतर्गत क्या है मुख्य प्रावधान, वो हम देख लेते हैं किस प्रकार से अलग है। मनरेगा का कोई फिक्स नहीं था, कभी आता था कभी काम नहीं आता था, लेकिन इसमें साल में 2 महीनों को छोड़ करके 10 महीने क्या है फिक्स काम मिलेगा। 2 महीने नो वर्क पीरियड कहलाएंगे। ये अक्टूबर नवंबर अभी हाल फिलहाल बात चल रही है कि जिस समय खरीफ की फसल की कटाई होती है तो उस समय भी काफ़ी ज़्यादा मजदूरों की आवश्यकता होती है, तो मजदूरों की कमी ना पड़े इसलिए इसको अक्टूबर नवंबर में नो वर्क पीरियड माना जाएगा। इसमें 60% केंद्र सरकार की हिस्सेदारी है, 40% राज्य सरकार की हिस्सेदारी रहेगी। अगर किसी को काम नहीं मिलता है तो उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। यानी किसी व्यक्ति ने काम के लिए अप्लाई किया और उसको 15 दिन तक काम नहीं मिला तो 16 दिन से 30 दिन तक उसको जो उस राज्य के अंदर न्यूनतम मजदूरी है उसका 25% उसको बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिया जाएगा। फिर अगर उसको 30वें दिन तक भी काम नहीं मिलता है तो फिर 31 दिन से उसको 50% न्यूनतम मजदूरी का बेरोजगारी भत्ता मिलेगा और ये मैक्सिमम 125 दिन तक मिल सकता है। तो ये हो गई VBG राम जी। फिर ये एक एडिटोरियल आया है कि 4 साल में 7.5 लाख मौतें पर युद्ध अब भी बेनतीजा। कि आजकल के युद्ध हैं वो पहले के युद्धों की तरह नहीं है, जो तुरंत क्या होते थे किसी नतीजे पर पहुंच जाते थे, किसी एक पक्ष की हार हो जाती थी या जीत हो जाती थी। अब युद्ध लंबे खिंचते जा रहे हैं। रशिया यूक्रेन का युद्ध है, कितने साल हो गए। अमेरिका ने भी जब ईरान पर आक्रमण किया था तो सोचा था कि इसको जल्दी ही समेट देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि एक तो AI तकनीक आ गई है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस आ गई है जिसके कारण ये युद्ध है वो लगातार खींचते जा रहे हैं। छोटे देश हैं वो भी बड़े देशों का सामना करने में सक्षम हो गए हैं, लेकिन सैनिकों के लिए सेंसर, सैटेलाइट और ड्रोन से खतरा है वो बढ़ गया है। AI से निशाना खोजने और साधने की क्षमता बढ़ गई है और युद्ध के कानूनों का हर जगह खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। जो इजराइल गाजा के में आप देख रहे हो, रशिया यूक्रेन में भी देख रहे हो कि जो सामान्य आबादी है उनको निशाना बनाया जा रहा है। हॉस्पिटल, स्कूल है उसके ऊपर मिसाइल दागी जा रही है। तो ये जो युद्ध के नियम है उसका उल्लंघन किया जा रहा है। फिर है ये करंट अफेयर कि कैंसर के लिए जो CRT सेल जीन थेरेपी है अब 1 दिन में तैयार की जा सकेगी। ये CRT सेल थेरेपी क्या है? CRT सेल थेरेपी, इसको जीन थेरेपी बोलते हैं क्योंकि इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाता है। किसको मॉडिफाइड किया जाता है? T सेल्स को, जो हमारे ब्लड के अंदर T सेल्स होती है, जो मुख्य रूप से जिसके अंतर्गत हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होती है।
उनको बोलते हैं टी सेल्स। इनको ब्लड से निकाला जाएगा और जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाएगा। किस प्रकार से मॉडिफाइड किया जाएगा? इस प्रकार से मॉडिफाइड किया जाएगा कि बाद में इनको इंजेक्ट कर देंगे दोबारा से हमारे शरीर में, और फिर ये जो कैंसर की कोशिकाएं हैं उनको ढूंढ ढूंढ कर क्या करेगी? खत्म करेगी। CAR की फुल फॉर्म है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। ठीक है, तो मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली कोशिका है टी सेल, उसमें ऐसा एंटीजन डाला जाएगा, ऐसा प्रोटीन डाला जाएगा जो कैंसर की कोशिकाएं हैं उनको पूरे शरीर में ढूंढ करके क्या करेगा? नष्ट करेगा। तो ये होती है CAR-T सेल थेरेपी। फिर ये एक न्यूज़ है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को बोला है कि कोई भी अगर निर्णय आप सुरक्षित रखते हो तो उसको 3 महीने के अंदर अंदर दे देना है, ज़्यादा नहीं रखना है। ये अनुच्छेद 142 के अंदर इन्होंने निर्णय दिया है, क्योंकि भारत के अंदर क्या है? एकीकृत न्यायपालिका है। सारी न्यायपालिका किसके अंडर में आती है? हाई कोर्ट सारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर में आते हैं, और जितने भी नीचे के न्यायालय हैं, जिला न्यायालय वगैरह, वो संबंधित हाई कोर्ट के अंडर में आते हैं। अनुच्छेद 142 है वो पूर्ण न्याय की शक्ति देता है सुप्रीम कोर्ट को, कि अगर किसी भी मुद्दे पर कोई भी नियम कानून अच्छे से नहीं बना है, कोई भी तकनीकी खामी उसके अंदर है, तो पूर्ण न्याय को सुनिश्चित करते हुए सुप्रीम कोर्ट है वो निर्णय दे सकता है। और इसका सर्वोच्च स्थान रहेगा, और ये तब तक लागू रहेगा जब तक इस पर संसद कोई अलग से कानून नहीं बना देती। फिर ये एडिटोरियल आया है, सर्कुलर इकोनॉमी को बनाना होगा जीवन शैली का हिस्सा। सर्कुलर इकोनॉमी यानी चक्रीय अर्थव्यवस्था। चक्रीय अर्थव्यवस्था क्या होती है? कि किसी चीज को हम बार बार यूज करेंगे, बार बार यूज करेंगे तो हमें कच्चे माल भी कम चाहिएगा। दूसरा, हमारा अपशिष्ट प्रबंधन है वो अच्छा हो जाएगा। तीसरा, हमारा पर्यावरण प्रदूषण है वो कम होगा। तो ये शुरुआत हुई थी इसकी 3R से, रिड्यूस यानी कम करना। हमें ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कम करना है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। रीयूज, चीज़ों को बार बार यूज करना है। जैसे कोई हम सामान लाते हैं, कांच की बोतल में, कांच के जार में आया, तो उस कांच के जार को हम दूसरी किसी चीज़ को स्टोर करने में कर सकते हैं। और रिसाइकल, रिसाइकल यानी उसको दोबारा से किसी दूसरे मटेरियल में परिवर्तित कर देना, या उसमें से जो हमारे काम की चीज़ है वो निकाल के उससे कोई अच्छा मटेरियल दूसरा है वो बना लेना। अभी ये 3R है, ये 5R में कन्वर्ट हो गया है, 2R और जुड़ गए हैं। रिफ्यूज, ऐसी चीज़ों के लिए मना कर देना जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। और रीपर्पज, रीपर्पज यानी उसको खाद वगैरह में कन्वर्ट कर देना, जैविक खाद बनाने वगैरह में। तो ये है चक्रीय अर्थव्यवस्था। फिर ये है कि देश दुनिया को सभ्यता की सीख देने वाला कालीबंगा ओजन। जो कालीबंगा अपना संग्रहालय है उसमें क्या है, अब जो साइड्स हैं उनको पन्नियों से ढक दिया गया है। हालांकि वहाँ के जो ऑफिस है उन्होंने यही बताया है कि वर्तमान में जो आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, उससे इन साइट को प्रिजर्व करने के लिए हमने इसको ढका है। लेकिन जो वहाँ पर पर्यटक पहुँचते हैं वो पहले ढका हुआ नहीं रहता था, तो पर्यटकों की संख्या ज़्यादा थी, उनको सब चीज़ें आंखों से देखने को मिलती थी, तो उनको ज़्यादा मज़ा आता था देखने में। और आज की युवा पीढ़ी जो है वो आकर्षित होती है इसी के ऊपर कि फेस टू फेस कोई चीज़ है वो देखें। लेकिन इनको सुरक्षित रखने के लिए ढका गया है। तो इस पर दोनों तरह की ही बातें हैं, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं वैसे। फिर ये इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है कि गुजरात में खंभात की खाड़ी पर बनेगा देश का सबसे लंबा सी ब्रिज। तो ये बनने वाला है। वर्तमान में सबसे लंबा सी ब्रिज कहाँ है? वो है मुंबई में, अटल सेतु मुंबई, जिसको MTHL भी कहा जाता है, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। ये 21.8 किलोमीटर लंबा है। ये मुख्य मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है। लेकिन जो गुजरात में खंभात की खाड़ी में पुल बनने जा रहा है, सी ब्रिज यानी समुद्र के अंदर ब्रिज, वो 30 किलोमीटर लंबा होगा और 6 लेन का होगा। बनने के बाद ये 1 नंबर पर आ जाएगा। ये सौराष्ट्र के भावनगर को दक्षिण गुजरात के भरूच से जोड़ेगा। ये यहाँ पर भावनगर है, ये भरूच है। पहले इसमें ऐसे घूम करके जाना पड़ता था तो 7 से 8 घंटे लगते थे। अब केवल और केवल सीधे जाओ, 45 मिनट में आ जाओ। और ये हमारा अटल सेतु जो सेवारी से शुरू होकर के चिल्ले तक को जोड़ता है। फिर है डूम्सडे ग्लेशियर। डूम्सडे ग्लेशियर क्या है? अंटार्कटिका महाद्वीप है, वहां पर एक ग्लेशियर है, थ्वेट्स ग्लेशियर। और थ्वेट्स ग्लेशियर का एक भाग है डूम्सडे ग्लेशियर जो इससे अलग हो रहा है। इसको थ्वेट्स ईस्टर्न आइस शेल्फ भी बोला जाता है। जो अभी पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है जिसके कारण ये टूटकर अलग होगा। और ये थ्वेट्स, ये डूम्सडे ग्लेशियर है, इसकी ये लगभग कितना है 1200 किलोमीटर का इसका एरिया है।
दिल्ली जितना बड़ा है, लेकिन थ्वेट्स ग्लेशियर है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, और अगर ये पूरी तरह पिघल जाता है तो पृथ्वी के ऊपर 21 फीट तक पानी का जल स्तर है वो बढ़ा सकता है। तो ये पूछ सकता है कि डूम्सडे ग्लेशियर है वो किससे संबंधित है, अंटार्कटिका महाद्वीप से संबंधित है, किससे टूटकर बना है, तो ये थ्वेट्स ग्लेशियर से टूटकर बना। फिर भारतीय सेना ने 2 AI प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं, कौटिल्य और क्यू फोर्स। विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 है वो अहमदाबाद के एका अरीना में आयोजित की जा रही है, जो 4 जून से 8 जून 2026 तक आयोजित होगी, और इसका आधिकारिक मैस्कोट यानी शुभंकर है वीर द लॉयन। तो ये थे अपने दोनों दिनों के करंट अफेयर्स। तो ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर बाय द वे बाई चांस कोई मिस हो जाता है दिन, तो मैं उस दिन के करंट अफेयर है वो अगले दिन में पढ़ा दूंगा। और आप जो कमेंट करके हमें ये सपोर्ट कर रहे हो, तो मुझे वीडियो बनाने पर मजबूर करते हैं कि मैं अच्छे से अच्छा करंट अफेयर वो आपके सामने लेकर आऊँ, उस करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी आपको समझा सकूँ। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी अगर आपके कोई अमूल्य सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। ये PDF है, ये मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लेना। तो मिलते हैं हम कल नेक्स्ट वीडियो में नए करंट अफेयर के साथ। अपने RS की तैयारी है, SI की तैयारी है, वो ऐसे ही अच्छे तरह से करते रहिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। SI में थोड़ा कम टाइम है, RS में 6 महीने का टाइम है, लेकिन अच्छे से तैयारी करोगे तो आपको सफलता ज़रूर मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।